जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 बुक 1 समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे, जिसका पार्ट ये थर्ड है। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना कब हुई और कैसे हुई और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। अब हम ये जानते हैं कि गुट निरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ। इसका पहला लाभ हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाया, ऐसे फैसले जिसमें भारत को लाभ हो, ना कि किसी महाशक्ति को। और दूसरा इसको जो लाभ था, गुट निरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो वे दूसरी की तरफ जा सकता था। ऐसे में कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र रह सकता था और ना ही दबाव बना सकता था। अब हम जानते हैं कि भारत की गुट निरपेक्षता की आलोचना क्या है। आलोचकों ने कहा है कि गुट निरपेक्षता की नीति का सिद्धांतहीन है। भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। भारत के व्यवहार में इस तरंग नहीं है। भारत में 1971 की युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली थी ना। कुछ ने तो ये मान लिया कि हमें सोवियत खेमे में शामिल हो गए हैं, जबकि हमने सिर्फ मदद ली थी। सोवियत संघ हमारा सच्चा दोस्त था, उसने हमेशा हमारी मदद की है। गुट निरपेक्षता ना तो पृथकवाद है और ना ही तथासत्य। पृथकवाद का क्या अर्थ होता है, भैया जानते हैं। यह आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है। पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, अर्थात बस अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी दूसरे से अलग रहना। ऐसा अमेरिका ने किया 1989 से लेकर 1914 तक पृथकवाद को अपना कर रखा था। भारत ने ऐसा नहीं किया था, गुट निरपेक्षता को अपनाया लेकिन पृथकवाद की नीति को नहीं। भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था और दूसरों की मदद करता था। तथा सत्य। गुट निरपेक्षता का अर्थ तथा सत्य का धर्म निभाना नहीं है। तथा सत्य को अपनाने का मतलब है कि मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वे युद्ध को समाप्त करने में मदद कर दे। और ये देश युद्ध को सही गलत होने पर कोई पक्ष भी नहीं रखते। गुट निरपेक्षता देशों ने तथा सत्य को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत तथा अन्य देशों ने हमेशा से दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास किया। अब हम पढ़ते हैं कुछ जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश की अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। ये देश गरीब थे। इनके सामने मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। जो गुट निरपेक्षता के देश थे ना, ये सबसे ज़्यादा गरीब थे। इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना विकास के कोई भी देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। ऐसे में देश उपनिवेश गुलाम भी हो सकते हैं। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में यूएनओ के व्यापार और विकास में संबंधित सम्मेलन UNCTAD में नाम से एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली से सुधार का प्रस्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया, यह आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। ये देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा, अल्प विकसित देशों की
पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। ये देश अपना सामान पश्चिमी देशों तक बेच सकेंगे। और जो तीसरी थी इसकी बात, पश्चिमी देश में महंगाई या जारी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। और चौथा है इसका, अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि शस्त्र नियंत्रण संधियाँ। कुछ शस्त्र नियंत्रण संधियाँ भी हुई थी जब शीत युद्ध चल रहा था। तो DLTBT सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ये हुई थी आपकी 5 अगस्त 1963 को। दूसरी है 60 सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 26 मई 1972 को हुई। आपकी जो तीसरी संधि स्टार्ट सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्टार्ट फर्स्ट जो संधि हुई थी ना 31 जुलाई 1991 में हुई थी। और दूसरी स्टार्ट सेकंड जो संधि हुई थी 3 जनवरी 1993 में। और जो आपकी चौथी संधि हुई थी ना NPT परमाणु अप्रसार संधि, वे 1 जुलाई 1968 में हुई थी। और नोट 5 परमाणु संपन्न देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते थे, अन्य देश नहीं। और यही देश परमाणु हथियार रख सकते हैं। इसके साथ ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है।